हमारे सभी के बहुत ही लाडले उम्मीदवार, हमारे 2014 से 2019 तक विधायक रहे और आपके आशीर्वाद से 23 तारीख को फिर एक बार जो विधायक बनने वाले हैं, ऐसे डॉक्टर मिलिंद माने जी, श्री वीरेंद्र कुकरेजा जी, गणेश कांतोड़े जी, प्रभाकर येवले जी, ठाकुरदास नागवंशी हमारे मध्य प्रदेश के विधायक हैं, संजय चौधरी जी, दिलीप गौर जी, भगवान परमार जी, महेंद्र धनविजय जी, प्रमिलताई मथरानी, सुषमाताई चौधरी, सुरेंद्र यादव, डिम्पी बजाज, पंकज यादव, अंकुश कड़ू, राजेश बटवानी, अमित पांडे, संजय तरारे, गुरमीत बावरी, कमल मूलचंदानी, कमलेश चकोले, अनिकेत येरखड़े, मनीष दासवानी, शैलेंद्र बिटलेकर, मंचासीन सभी महानुभाव और यहां पर बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित मेरी सभी लाडली बहनें और उसी प्रकार से उपस्थित मेरे लाडले भाइयों, आज समता नगर में हम लोग चुनाव प्रचार के लिए आए हैं। 20 तारीख को विधानसभा का चुनाव होने वाला है और आज उत्तर नागपुर एक ही मांग कर रहा है, एक ही बात उत्तर नागपुर की गली गली में चल रही है और उत्तर नागपुर परिवर्तन की मांग कर रहा है। परिवर्तन की मांग उत्तर नागपुर मानता है। अब डॉक्टर नितिन राउत नहीं, अब डॉक्टर मिलिंद माने हमको चाहिए। ये उत्तर नागपुर की परिवर्तन की मांग है। आप सभी ने देखा इस नागपुर शहर में हमारे नेता माननीय गडकरी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से नागपुर को बदलने का प्रयास हमने किया। 2014 से 19 तक महाराष्ट्र की हमारी सरकार रही। मिलिंद माने जी ये हमारे विधायक रहे। मैं दावे के साथ कहता हूं, उत्तर नागपुर में मिलिंद माने ने 5 साल किया हुआ काम और नितिन राउत जी ने 20 साल किया हुआ काम, इसकी अगर आप तुलना करेंगे तो 14 से 19 में मिलिंद माने जी ने ज्यादा काम करके दिखाया। ये आपके ध्यान में आएगा। यहां पर शहर में बड़ा परिवर्तन हमको देखने को मिला। शहर के अविकसित लेआउट को नियमित करने का काम हमने किया। जो महाविकास आघाड़ी की सरकार ने नियमित करने का शुल्क 172 रुपया प्रति स्क्वायर फुट कर दिया था, वापिस 2022 में सरकार आने के बाद मैंने प्रयास करके उसमें 172 से केवल 72 रुपए का विकास शुल्क किया और हमारे मध्यम वर्गीयों को, अविकसित लेआउट में रहने वालों को बड़े पैमाने पर हमने सहूलियत देने का प्रयास किया। आज हम देख सकते हैं इस नागपुर शहर में पहली बार हमारे झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों को मालकी हक के पट्टे देने का निर्णय हमने लिया। सालों से सरकारें आती थी, जाती थी, गरीबों का विचार नहीं होता था, केवल राजनीति होती थी। मैंने कहा नहीं चलेगा, गरीब जहां रहता है वहीं पर उसको मालकी मिलनी चाहिए। हमने निर्णय किया 25,000 लोगों को मालकी हक का पट्टा मिला। आज झोपड़पट्टी में जो जहां बैठा है उसको वहीं पर मालकी हक का पट्टा हम दे रहे हैं। और ये करते हुए हमारे समता नगर जैसे इलाके में जहां प्रॉब्लम आया, मुझे ध्यान में लाकर दिया गया। यहां पर नियमितीकरण करते समय ग्रीन बेल्ट का प्रॉब्लम आ रहा है। मैं आज आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, अभी तो आचार संहिता चल रही है, आचार संहिता समाप्त होने दीजिए, फिर एक बार आपके आशीर्वाद से अपनी सरकार चुनकर आएगी, डॉक्टर मिलिंद माने चुनकर आएंगे, तो इस ग्रीन बेल्ट को भी हटाकर हमारे घरों को नियमित करने का काम
इसकी गारंटी ये देवा भाव तुमको देता है। बस मेरे मिलिंद माने को चुनकर भेजिए, मैं तुम्हारे लिए ये काम करके दिखाऊंगा। आज हम देख सकते गरीबों के लिए इस नागपुर शहर में और विशेष रूप से उत्तर नागपुर में हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान बनाए। आज गरीबों को सस्ते मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में हम लोगों ने दिए, मुफ्त में मकान हम लोगों ने दिए। आज कई गरीबों की जीवन में एक बड़ा परिवर्तन हमने लाकर दिखाया। इस नागपुर शहर के रास्तों को सीमेंट कंक्रीट के रास्तों में हमने परिवर्तित किया। हमारे गडकरी जी के नेतृत्व में इस उत्तर नागपुर में इतने बड़े बड़े फ्लाईओवर बने। आज जो ट्रैफिक जाम होता था, आज ट्रैफिक जाम की समस्या समाप्त हुई और यहां पर आधुनिकीकरण होता हुआ हमको दिखाई दिया। इस नागपुर शहर में और उत्तर नागपुर में मेट्रो को लाने का काम ये भी अपनी सरकार ने करके दिखाया और अब तो उस मेट्रो को कामठी कन्हान तक ले जाने का काम अपने सरकार के माध्यम से हो रहा है। नागपुर शहर में हमारे बच्चों को अच्छे तरीके की शिक्षा मिले, इस दृष्टि से हम लोगों ने प्रयास किया और देश के जो सबसे अच्छे संस्थान है, ट्रिपल IIT हो, एम्स हो, नेशनल लॉ स्कूल हो, यहां तक कि सिम्बियोसिस जैसी यूनिवर्सिटी हो, नरसी मुंजी जैसी यूनिवर्सिटी हो, अलग अलग प्रकार के ये सारे शिक्षा संस्थान नागपुर में लाए। आज हमारे बच्चों को सीखने के लिए पुणे, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद जाना पड़ता था। अब ये सारे के सारे बच्चे यहां पढ़ सकते हैं। ये व्यवस्था हमने की। गडकरी जी के नेतृत्व में मिहान में बड़े पैमाने पर हमने उद्योग लाए। अभी पिछले महीने मैंने 20,000 करोड़ के उद्योगों का उद्घाटन किया और 40,000 करोड़ के हमारे उद्योगों का शिलान्यास मैंने किया। हमारे लाखों तरुणाई के हाथ को काम मिलेगा, ऐसे उद्योगों की शुरुआत हमारे शहर में हमने की। और इसके साथ साथ नागपुर में लॉजिस्टिक पार्क के लिए हम लोगों ने 1,000 करोड़ रुपए दिए। नागपुर को देश का लॉजिस्टिक कैपिटल हम लोग तैयार कर रहे हैं और इसके माध्यम से हजारों तरुणों के हाथों को काम मिलेगा। ये काम नागपुर शहर में हमने करके दिखाया। आज हमारे गरीबों के अस्पताल, हमारा मेडिकल कॉलेज हो, हमारा मेयो अस्पताल हो, जहां पर गरीब जाता है उसकी अवस्था बहुत खराब थी। ये 2 हॉस्पिटल को 1,000 करोड़ रुपए मैंने दिए और आने वाले 1.5-2 साल में जब इसका चित्र बदलेगा तो गरीबों का हॉस्पिटल, मेयो और मेडिकल भी हमको प्राइवेट हॉस्पिटल जैसा चकाचक दिखेगा। हमारा गरीब आदमी वहां पर जाएगा तो उसको पैसा नहीं लगेगा, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल जैसी सुविधा मिलेगी। और साथ साथ हमारे उत्तर नागपुर में भी हमने बाबा साहेब आम्बेडकर रुग्णालय और मेडिकल कॉलेज की नींव रखी। हमारे नितिन राउत जी ने, उनकी एक खासियत है, काम कुछ करते नहीं, केवल एक पत्र देते और हर चीज मैंने की बोलते। ये तो बैक डेट में पत्र देकर ताजमहल भी मैंने तैयार किया ऐसा बता सकते, मेरी मांग थी ताजमहल करने की ऐसा भी बोल सकते हैं। ऐसे उन्होंने यहाँ के लोगों को बरगलाने की बात कही, कहने लगे यहाँ का मेडिकल कॉलेज, यहाँ का हॉस्पिटल जो मैं बनाने वाला था वो हॉस्पिटल मिहान में चला गया। लेकिन मुझे बताते हुए खुशी होती है, मैंने यहाँ पर 550 करोड़ रुपए देकर इस उत्तर नागपुर में हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज ये मंजूर किया। और मुझे बताते हुए खुशी होती है, अब मोदी जी की सरकार ने ये मान्य किया है कि इस मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के लिए 550 करोड़ रुपया हमारी मोदी जी की सरकार देने वाली है। उत्तर नागपुर को अपना स्वयं का सरकारी सबसे बड़ा हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज अपनी सरकार के कारण यहां पर मिलने वाला है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर कन्वेंशन सेंटर हो, सिंधु आर्ट गैलरी हो, या हमारे पोवार समाज की मांग थी, हमारे राजा भोज जिन्होंने सबको देने का काम किया उनको मानने वाला हमारा पोवार समाज, उन्होंने छोटी सी मांग रखी, एक हमको सभागृह मिलना चाहिए। केवल 4 दिन के अंदर 25 लाख रुपए अपनी सरकार ने पोवार समाज के सभागृह के लिए दिए। ये सरकार
सभी के लिए काम करने वाली सरकार है, ये परिवर्तन करने वाली सरकार है। दोस्तों, आज हम देख सकते हैं अब पिछले 2.5 साल में अलग अलग योजनाएं जो हमने लाई, हमारे तरुणाई के हाथ को काम मिले। अप्रेंटिस की योजना लाई, 10 लाख तरुणों को प्राइवेट सेक्टर भी अगर नौकरी देता है तो 10,000 रुपए तक का उसका पगार सरकार की ओर से हम देते हैं और उसको वहां पर कायम किया जाए, इस प्रकार का प्रयास करते हैं। हमारे तरुणों के हाथ को काम मिले, इसलिए अलग अलग प्रकार की योजनाएं तैयार करके हमने 15 लाख तक का कर्जा उनको बिना किसी गारंटी के और बिना किसी इंटरेस्ट के मिले, इस प्रकार की योजना हमने लाई है, जिसके चलते हमारे जो युवा है, युवाओं के हाथ को काम मिलेगा। बहनों और भाइयों, मैं ये भी कहना चाहता हूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमको एक मंत्र दिया। मोदी जी ने कहा, विकसित भारत अगर तैयार करना है तो भारत की 50% आबादी हमारी माताएं बहनें हैं, हमारी महिलाएं हैं। जब तक ये हमारी 50% आबादी देश की मुख्य धारा में, अर्थव्यवस्था की, समाज व्यवस्था की मुख्य धारा में नहीं आएगी, तब तक भारत विकसित देश नहीं बन सकता। इसलिए मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर लखपति दीदी तक के कार्यक्रम लाए। मोदी जी 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बना रहे। लखपति दीदी का मतलब जो 1 साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा कमाती है। हमारे महाराष्ट्र में 11 लाख महिलाएं लखपति दीदी बनी। अब 25 लाख का टारगेट है। आने वाले दिनों में 1 करोड़ महिलाओं को महाराष्ट्र में लखपति दीदी हमको बनाना है। और साथ साथ हमारी सरकार ने महिला केंद्रित नीति के तहत लेक लाड़की योजना लाई, जिस योजना में हमने ये कहा, घर में अगर बेटी पैदा हुई तो बेटी के पैदा होने का स्वागत होना चाहिए। बेटी पैदा हुई तो 5,000 रुपए, वो पहली क्लास में गई तो 5,000 रुपए, वो 7वीं क्लास में गई तो 7,000 रुपए, वो 11वीं क्लास में गई तो 8,000 रुपए, और वो 18 साल की हुई तो 75,000 रुपए। ऐसे 1 लाख रुपए जिनके घर में बच्ची पैदा होगी, उस घर को देने का निर्णय हमने लिया। इसके साथ साथ हमारे ध्यान में आया, आज उच्च शिक्षा लेना है तो बहुत पैसा लगता है। उच्च शिक्षा के लिए प्राइवेट कॉलेज में जाना है तो 2 लाख 3 लाख रुपए फी भरनी पड़ती है। इसलिए गरीब माँ बाप, मध्यम वर्गीय माँ बाप अपने घर में अगर एक बेटा और एक बेटी है तो बेटी को कहते हैं, बेटी तू घर पे बैठ, तेरी तो शादी करनी है, तेरे भाई को पढ़ने दे, वो हमारे खानदान का चिराग है। वो बेटी कितनी भी होनहार हो, उसको घर पर बैठाया जाता है। लेकिन हमारी सरकार ने कहा, अगर माँ बाप के पास बेटी को पढ़ाने का पैसा नहीं है तो चिंता मत करिए, बेटी के मामा ये मंत्रालय में बैठे हैं और सरकार की ओर से बेटियों के पढ़ाई का सारा खर्चा ये देने का निर्णय हमने किया। उच्च शिक्षा में अब हमारी बेटियों को 1 पैसा भी नहीं भरना पड़ेगा। उनकी डॉक्टर बनने की, इंजीनियर बनने की, MBA बनने की जो भी तमन्ना हो, सारी की सारी फी का इंतजाम हमारा महाराष्ट्र की सरकार करेगी। ये निर्णय हमने लिया। हमारी बहनों के लिए हमने हमारे ST में आधे टिकट की व्यवस्था की। बहनें अगर ST में प्रवास करेगी तो आधा ही टिकट लगेगा। जिस समय योजना हमने घोषित की 1-1.5 साल पहले, तो ST के लोग आए, बोले साहब इस योजना को बंद कर दीजिए। मैंने कहा क्यों बंद करना है? बोले ST वैसे ही नुकसान में है, आधा टिकट लेंगे और नुकसान में जाएगी। हमने कहा चिंता मत करिए, अगर नुकसान में जाएंगी तो हम मदद करेंगे। 1 महीना पहले यही लोग वापिस आए थे और हमको कहने लगे, साहब ये महिलाओं को आधा टिकट वाली योजना कभी बंद मत करना। अरे मैंने कहा आप तो कहते थे बंद करो, अब कहते मत करो। बोले नहीं इसलिए मत करो, ये योजना शुरू होने के कारण इतनी महिलाओं ने ट्रैवल करना चालू किया, प्रवास करना चालू किया कि जो हमारी ST नुकसान में थी वो फायदे में आ गई। इसलिए इस योजना को आप हमेशा शुरू रखिए।
फिर मैंने जरा पता किया, मैंने कहा भाई हो क्या रहा है, तो मेरे ध्यान में आया जब से आधा टिकट शुरू हुआ है हमारी सारी लाडली बहनें हमारे जीजाओं को बोलती है तुम घर में बैठो, मैं जाकर काम निपटा कर आती हूँ, तुम गए तो टिकट भी दुगना लगता है, तुम पान तंबाकू खर्रा क्या क्या खाते हो, पैसा बिगाड़ के आते हो, मैं आधे पैसे में काम करके वापिस आती हूँ। हमारी बहनें अब प्रवास कर रही है और साथ साथ अपनी सरकार ने निर्णय लिया कि हमारी लाडली बहनों के खाते में 1500 रुपया महीना हम लोग देंगे। और मुझे बताते हुए खुशी होती है, जब हमने इसका निर्णय लिया ये कांग्रेसी कहते थे ये योजना ढकोसला है, ये हो नहीं पाएंगी, ये मूर्ख बनाया जा रहा है, ये बरगलाया जा रहा है। लेकिन हमने 2.5 करोड़ लाडली बहनों के खातों में नवंबर तक का पैसा भर दिया। अब ये कांग्रेसियों के चेहरे छोटे छोटे हो गए, अब ये समझ नहीं पा रहे क्या करे, तो इन लोगों ने इस योजना को बंद करने का प्रयास शुरू कर दिया। लाडली बहनों, हम तो आपके सगे भाई है, पर ये कांग्रेसी आपके सौतेले भाई है। ये सौतेले भाई हाई कोर्ट में चले गए। नाना पटोले जी कांग्रेस के अध्यक्ष, सुनील केदार जी कांग्रेस के माजी मंत्री, इनके ऑफिशियल इलेक्शन एजेंट अनिल वड़पल्लीवार हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट में जाकर उन्होंने वहां पर पिटीशन दाखिल की और कहा ये लाडली बहन योजना बंद कर दीजिए, इसमें पैसा खराब हो रहा है, इसमें पैसे का वेस्टेज हो रहा है। लेकिन चिंता मत करिए, आपके भाई वहां थे, हम कोर्ट में लड़े और कोर्ट ने लाडली बहन योजना बंद करने से इनकार कर दिया और कहा ये योजना चलती ही रहेगी। और अब मुझे ये बताते हुए खुशी होती है, वापिस अगर आप अपनी इस सरकार को लाडले भाइयों को चुनकर देंगे तो 1500 रुपया नहीं 2100 रुपया आपके खातों में हम लोग जमा करने वाले हैं। लेकिन याद रखना, अगर हमारे मिलिंद माने जी चुनकर आए तो लाडली बहना वालों की तरफ से हाथ ऊपर होगा, और डॉक्टर नितिन राउत जी चुनकर आए तो सौतेले भाइयों के साथ बैठकर लाडली योजना बहना को बंद करने का काम नितिन राउत जी और कांग्रेस पार्टी करने वाली है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, देखिए कांग्रेस कितनी दोगली है। लोकसभा के समय संविधान की गुहार देते थे, झूठा नैरेटिव फैलाते थे, कहते थे आरक्षण बंद हो जाएगा, मोदी जी आरक्षण बंद करेंगे, इस प्रकार से लोगों को बरगलाने का काम किया। राहुल गांधी अभी अभी आए थे और यहाँ पर संविधान बचाओ का एक उन्होंने कार्यक्रम भी लिया। लेकिन यही राहुल गांधी भारत से अमेरिका चले गए और अमेरिका में उनको सवाल पूछा कि क्या भारत में आरक्षण बंद करना चाहिए। उन्होंने कहा हाँ, SC ST OBC का आरक्षण बंद करने का समय आ गया है, ये राहुल गांधी ने बोल दिया। अरे राहुल गांधी, उनको लगा अमेरिका में कौन पूछने वाला है, अमेरिका को किसको समझने वाला है, उनको पता नहीं। कैमरे वाले उचक के सब जगह रहते हैं, लोगों ने रिकॉर्ड कर दिया और पूरे भारत को पता चल गया कि संविधान की गुहार लगाने वाले राहुल गांधी ये SC ST OBC का आरक्षण बंद करने की बात करते हैं और परसों आकर तो संविधान का अपमान किया। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से, अरे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने जो संविधान हमको दिया उसका मुख पृष्ठ तो नीला है, आप ये कौन सा लाल संविधान लेकर घूम रहे हैं, या आपने कहां से लाल संविधान लाया। और सबसे भयानक बात तो ये है, अरे उनका असली चेहरा सामने आया जब संविधान का चित्र बना हुआ वो जो लाल किताब थी उसको खोलकर देखा, वो डायरी निकली, अंदर कोरे कागज थे लिखने के लिए। ऐसा संविधान ये बचाएंगे। अरे संविधान को अगर बचाना है तो पहले देश को इनसे बचाना पड़ेगा, तब हमारा संविधान बचेगा। और संविधान को बचाने के लिए हमारे मोदी जी काफी है, क्योंकि मोदी जी उस शख्स का नाम है जिसने 60 साल तक जम्मू कश्मीर में डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी का संविधान लागू नहीं होता था, जम्मू कश्मीर में उनका संविधान था, मोदी जी ने 370 हटाया
और डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर के संविधान को जम्मू कश्मीर में लागू किया। अरे कांग्रेसियों, तुम बाबा साहब के संविधान को पूरे देश में लागू नहीं कर पाए, वो डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी के संविधान को मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में लागू किया और 60 साल बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में SC ST और OBC को आरक्षण मिला। मोदी जी आरक्षण लेने वाले नहीं है, देने वाले मोदी जी है। इसलिए ये झूठ बोलने वाले कांग्रेसियों का पर्दाफाश करो और इस महाराष्ट्र में फिर एक बार महायुति की सरकार आप चुनकर लाइए, हमारे मिलिंद माने को चुनकर लाइए। आपके विकास की गारंटी मैं यहां पर लेता हूं। इतना ही कहकर अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।